Hi everyone, welcome back to my channel. So, in this video, we are going to cover the important news articles of today, that is 26th of October 2024. So, इसमें इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, वो आज हम इस पे कवर करने वाले हैं. So, first and the most important article for today is the right to die with dignity. ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था. सो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट यूथेनेशिया एंड सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं रिगार्डिंग राइट टू डाई विद डिग्निटी. ठीक है, सो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है दैट अगर कोई टर्मिनली इल पेशेंट है, बहुत लंबे समय से इल पेशेंट है, बेड पे है, बेड रिडन है, सो व्हाट आर द लॉज ऑन विद होल्डिंग और विदड्रॉइंग लाइफ सपोर्ट इन टर्मिनली इल पेशेंट्स. क्या हम उनकी लाइफ सपोर्ट विदड्रॉ कर सकते हैं ताकि उनको जो पेनफुल एक डेथ मिल रही है, ठीक है, उससे हम उनको रोक सकें. एंड डज दिस मीन कि हम पेशेंट पे गिव अप कर रहे हैं? क्या हम उनकी लाइफ सपोर्ट ख़त्म करके उनको वेंटिलेटर्स हटा के या उनको ड्रग्स देना, मेडिसिन देना बंद कर दें अगर हम, सो क्या इसका मतलब है कि हम पेशेंट पे गिव अप कर रहे हैं? एंड आर द डॉक्टर्स एक्सपेक्टेड टू डिसाइड कि कोई ज़िंदा रहेगा या नहीं? क्या ये डॉक्टर्स पे जो है हम डिसीजन छोड़ रहे हैं? सो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स है वो पढ़ेंगे. एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग विल, वो पढ़ेंगे. एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली ड्राफ्ट गाइडलाइंस जो हैं इसी चीज़ पे रिलीज़ की थी, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल. ऑलराइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्होंने ड्राफ्ट गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं फॉर द विदड्रॉवल ऑफ लाइफ सपोर्ट इन टर्मिनली इल पेशेंट्स टू ऑपरेशनलाइज द सुप्रीम कोर्ट्स 2018 एंड 2023 ऑर्डर्स ऑन राइट टू डाई विद डिग्निटी फॉर ऑल द इंडियंस. तो ये इन्होंने गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं. तो सबसे पहले हम इन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को देख लेते हैं, ठीक है, सो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी उससे. सो 2011 में अरुणा शनबॉग एंड यूनियन ऑफ इंडिया ये केस हुआ था. इट रिकॉग्नाइज दैट लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट जो है वो आप लीगली विदड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इवन फ्रॉम पर्सन जिनका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है. इसलिए बिकॉज जो एक टर्मिनल इलनेस से डील कर रहा है पर्सन, टर्मिनल इलनेस मीन्स ऐसी इलनेस जिसका कोई क्योर नहीं है एंड जिसका पता है हमको कि अल्टीमेटली रिजल्ट डेथ ही होना है, ठीक है. तो ऐसी इलनेस में एक तो पर्सन उस टाइम पे कैपेबल नहीं है डिसीजन मेकिंग करने के. एंड अगर हम उसको उस तरीके से ही बेड रिडन है वो एंड उस पेन में उसको सफ़र करने दे, ठीक है, उसको ड्रग्स वगैरह देते रहे, मेडिसिन देते रहे, बट उनको पता है उसकी सफरिंग उससे बढ़ रही है एंड ये भी पता है कि उनकी अल्टीमेटली उनकी डेथ ही होनी है, ठीक है. तो यहाँ पे एक तरह का इन्होंने कहा कि लीगल हो जाएगा अगर आप उनकी जो लाइफ सपोर्ट है वो हटा दो, इवन अगर वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उस पर्सन की नहीं है तब भी हटा सकते हैं उनका ये लाइफ सपोर्ट, ठीक है. ये कहा 2011 के अरुणा शनबॉग केस में. देन 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होता है जिसमें राइट टू डाई विद डिग्निटी उसको फंडामेंटल राइट बोल दिया गया अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, right to die with dignity became a fundamental right under Article 21 and it legalized the use of advanced medical directives या फिर लिविंग विल्स. ये लिविंग विल का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, इसी आर्टिकल में. तो इन्होंने उस कॉन्सेप्ट को लीगलाइज कर दिया. 2023 में क्या होता है, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होता है दोबारा एंड इट सिंप्लीफाइड द प्रोसेस फॉर मेकिंग लिविंग विल्स. यहाँ बोला कि ठीक है वो लीगल कर दिया लिविंग विल्स के यूज़ को, ठीक है. एंड यहाँ पे लिविंग विल बनाने का जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया 2023 में, ठीक है, बाय रिमूविंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स. सो अब इसको हम डिटेल में कवर करेंगे. फर्स्ट ही अगर हम बात करते हैं लिविंग विल क्या होता है तो वो समझ लेते हैं. तो लिविंग विल क्या है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट जिसमें स्पेसिफाई किया होता है कि व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इफ़ अ पर्सन इज़ अनेबल टू मेक देयर ओन मेडिकल डिसीजंस इन फ्यूचर. अगर कोई पर्सन बेड रिडन है एंड वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो खुद का अपना डिसीजन बना सके कि मुझे लाइफ सपोर्ट हटानी है फ्यूचर में कि नहीं, तो उस एक डॉक्यूमेंट में वो एक्शंस बताए गए होते हैं कि क्या एक्शंस ले सकते हैं अगर ऐसी कभी सिचुएशन आती है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ लिविंग विल, ठीक है. जैसे आपका विल होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी विल जो होती है, सो उसमें बताया होता है कि अगर इनकेस कल को हम नहीं रहे तो
प्रॉपर्टी जो है वो किस किस को दी जाएगी। वैसे ही लिविंग विल का मतलब है कि अगर कल को मैं खुद डिसीजन लेने के काबिल ना रहा तो मेरी लाइफ का डिसीजन जो है वो कैसे लिया जाएगा, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। सो ये चीज़ होती है लिविंग विल में। अभी गाइडलाइंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, ये हम देख लेते हैं। गाइडलाइंस में क्या क्या कहा। एक तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड्स सेटअप किए जाएंगे एट द लेवल ऑफ हॉस्पिटल, जो डिटर्मिन करेगा कि क्या मेडिकल ट्रीटमेंट बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा अब टर्मिनली इल पेशेंट के लिए, उसको फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, तो ये जो है मेडिकल बोर्ड्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देन नॉमिनेशन ऑफ डॉक्टर्स होगा बाय डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर और एन इक्विवेलेंट पर्सन टू हॉस्पिटल लेवल सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड्स। ठीक है, तो डॉक्टर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर या इक्विवेलेंट ऑफिसर जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड के लिए जो है नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, ये सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड्स किसके लिए होंगे। दे विल कंफर्म और रिजेक्ट द ओपिनियन ऑफ प्राइमरी मेडिकल बोर्ड। तो पहले तो प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनेगा। ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ आएगी सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड के पास। ठीक है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर ने अपने कुछ नॉमिनेट किए होंगे डॉक्टर्स, एंड वहाँ पे देखा जाएगा कि ये जो प्राइमरी बोर्ड्स का डिसीजन था उसको रिजेक्ट करना है या फिर कंफर्म करना है। ठीक है, देन अगर बात करें, इंडिया में कोई भी डेडिकेटेड लेजिस्लेशन नहीं है इस चीज़ के बारे में कि विद होल्ड करना है या विदड्रॉ करना है लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को। बट ये जो सुप्रीम कोर्ट की फिर जजमेंट्स थी एंड नाउ ये जो गाइडलाइंस आ चुकी हैं, ड्राफ्ट गाइडलाइंस, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि भाई अब ये लीगल चीज़ हो चुकी है अंडर अ डिफाइंड फ्रेमवर्क। अब ये इन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि भाई व्हाट इज़ मेंट बाय विद होल्डिंग और विदड्रॉइंग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट। तो इसका वही मतलब है कि डिसकंटिन्यू कर देना लाइफ सस्टेनिंग मेडिकल इंटरवेंशंस को, जैसे कि वेंटिलेटर्स हो गया, फीडिंग ट्यूब्स हो गया। ठीक है, व्हेन दीज नो लॉन्गर हेल्प द कंडीशन ऑफ पेशेंट, या ये प्रोलॉन्ग कर दिया उनकी सफरिंग को। ठीक है, तो उन चीज़ों को हटा देना। देन ये आप कैसे कर सकते हो, विदड्रॉल ऑफ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट या विद होल्ड कैसे कर सकते हो आप उसको। ईदर पेशेंट जो है खुद रिफ्यूज़ करेगा। ठीक है, अगर उसके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, वो इतना उस टाइम पे अपना दिमाग उसका काम कर रहा है, और थ्रू एन एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव जिसको लिविंग विल कहते हैं, एंड वो क्या होती है वो हमने समझ लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे देन नेक्स्ट एक टर्म आती है यूथेनेशिया। ये कहते हैं कि व्हाट देन इज यूथेनेशिया एंड सो कॉल्ड मर्सी किलिंग ऑफ अ पेशेंट। यूथेनेशिया एंड ये विदहोल्डिंग एंड विदड्रॉइंग ऑफ लाइफ सस्टेनिंग जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको अगर हम लाइफ सपोर्ट को विदड्रॉ कर लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज़ यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब होता है इंटेंशनल किलिंग करना ऑफ एन टर्मिनली इल पेशेंट बाय द डॉक्टर फॉर द गुड ऑफ द पेशेंट। ठीक है, यहाँ पे आप इंटेंशनली उसको मार रहे हो, उसकी लाइफ सपोर्ट नहीं छीन रहे, उसको एक्चुअल में ड्रग्स दे रहे हो वैसे। ठीक है, कि जिससे एक तरह का स्लो पॉइजन, जिससे वो जल्दी जो है उनकी डेथ हो जाए, ताकि उनकी सफरिंग जो है वो कम हो जाए। ठीक है, इसी में हम लोग यूज़ करते हैं पैसिव यूथेनेशिया। यूथेनेशिया हो गया इंटेंशनली आप उनको किल करने के लिए ड्रग्स दे रहे हो, वैसे मेडिसिन दे रहे हो। एक पैसिव यूथेनेशिया टर्म है जो कि इंडिया के कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। इसमें है कि आपने उनको इंटेंशनली वैसे ड्रग्स नहीं देने हैं, बट आपने उनका जो लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट हो रहा है बस उसको विदहोल्ड कर लो या उसको विदड्रॉ कर लो। ठीक है, एक्स्ट्रा आपने ड्रग्स नहीं देने हैं, बट उनको जो ऑलरेडी सपोर्ट दी है आप उसको हटा दो बस। तो दैट इज़ कॉल्ड एज पैसिव यूथेनेशिया, जो इंडिया के केस में बात चलती है जिसकी। ठीक है, अब यहाँ पे ICMR के रिसर्च के अकॉर्डिंग जो पैसिव यूथेनेशिया है वो अभी भी मिस इंटरप्रेट किया जाता है इंडिया में, एंड इट डज नॉट हैव सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, अभी भी नहीं है उतनी। देन विद होल्डिंग और विदड्रॉल ऑफ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट में एक और टर्म इसी में इंक्लूड होती है, विच इज डू नॉट अटेम्प्ट रिससिटेशन ऑर्डर्स। ठीक है, ये एक तरह के ऑर्डर्स हैं जो कि जो ट्रीटिंग फिजिशियन होता है वो इशू करता है। डू नॉट अटेम्प्ट रिससिटेशन का क्या मतलब है। रिससिटेशन का मतलब होता है कि किसी को रिवाइव करने की अटेम्प्ट करना। ठीक है, रिवाइव करने की कोशिश करना, तो मतलब उनको बेहोशी से जगाने की कोशिश ना की जाए, तो उसके लिए एक ऑर्डर्स प्रॉपर इशू किए जाते हैं बाय ट्रीटिंग फिजिशियन हु इज़ वेल वर्स्ड विद द मेडिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट इन कंसल्टेशन विद द पेशेंट, या उनकी जो भी नॉमिनी होंगे, उनकी फैमिली मेम्बर्स होंगे। ठीक है, तो या उनका जो भी डिसीजन मेकर है
उनकी कंसल्टेशन के साथ में डॉक्टर ये ऑर्डर्स जो है वो इशू करते हैं। देन इज विदहोल्डिंग और विदड्रॉइंग ट्रीटमेंट अकिन टू गिविंग अप ऑन पेशेंट। तो क्या मतलब इसका ये मतलब है कि हम पेशेंट पे गिव अप कर रहे हैं? नो, इट डज नॉट मीन दैट डॉक्टर इज अबंडनिंग द पेशेंट। अबंडन नहीं कर रहे हैं। इट इज़ अबाउट रिकोगनाइजिंग कि मेडिकल इंटरवेंशन जो है वो नो लॉन्गर बेनिफिशियल रहेंगी, अभी नहीं इसको हेल्प करने वाली है, एंड उल्टा इससे और प्रोलॉन्गेशन होगी सफरिंग की। ठीक है, सो विद होल्डिंग या विदड्रॉवल जो है इट विल लीड टू पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर होगी इससे, जिसमें पेन को, सफरिंग को जो है एक तरह का आप मैनेज कर रहे हो, आप कोशिश करते हो कि पेशेंट जो है वो एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल फील कर सके। देन ये कहा जाता है, नेक्स्ट जो चीज़ बोली गई है कि हाउ इज़ अ लिविंग विल ड्रॉन अप, कैसे बनती है लिविंग विल, एंड हाउ डज इट वर्क। तो जस्ट लाइक आपकी विल, किसी की प्रॉपर्टी की विल होती है कि मतलब किसको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, वैसे ही लिविंग विल्स में जो है रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेड बाय अ पर्सन ऑफ 18 एज का 18 ईयर्स की एज का पर्सन और अबव विद डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, जिसमें वो बताते हैं कि हाउ दे विश टू बी ट्रीटेड इफ़ दे लूज सच कैपेसिटी। ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसमें 2 सरोगेट डिसीजन मेकर्स जो हैं उनके बारे में भी मेंशन किया होना चाहिए। कौन कौन से हैं डिसीजन मेकर्स? वो कोई भी 2 उसके फैमिली से हो सकते हैं, नेबर से हो सकते हैं, जो भी उनके पर्सन ट्रस्ट हैं। ठीक है, देन डॉक्यूमेंट जो है लीगल बन जाता है व्हेन इट इज साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एग्जीक्यूटर एंड 2 विटनेसेस एंड एक नोटरी या गेजेटेड ऑफिसर के सामने इसको अटेस्ट करना पड़ता है, तब ये डॉक्यूमेंट लीगल बनता है, तब ये लिविंग विल जो है वो लीगल बनती है। ठीक है, बाकी ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी बोर्ड होगा। ठीक है, उसकी कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। तो प्राइमरी बोर्ड की कॉम्पोजिशन क्या होगी? एक तो ट्रीटिंग डॉक्टर है एंड 2 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होने चाहिए विथ एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सिमिलरली सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड जो है ये भी हॉस्पिटल ही सेटअप करेगा एंड जो रिव्यू करेगा डिसीजन ऑफ प्राइमरी मेडिकल बोर्ड, इसमें एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे। ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है वो नॉमिनेट करेंगे अलॉन्ग विथ 2 अदर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स विथ 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एटलीस्ट, एंड ऑल दीज मेंबर्स मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज इन प्राइमरी मेडिकल बोर्ड। ठीक है, प्राइमरी मेडिकल बोर्ड से डिफरेंट होने चाहिए मेंबर्स। एंड जो हॉस्पिटल है इनको डिसीजंस नोटिफाई करने पड़ते हैं ऑन विद होल्डिंग और विदड्रॉइंग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट टू लोकल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इनको नोटिफाई करना पड़ता है अपना डिसीजन जब भी ऐसा कोई डिसीजन लिया जाएगा। एंड लिविंग विल में क्या है, या इस प्रॉपर पूरे केस में जो है ये क्या होता है, शेयर डिसीजन मेकिंग होती है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर खुद ही डिसीजन ले रहा है, इस पर प्रॉपर लिविंग विल होगा, फैमिली की कंसेंट है। ठीक है, एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट की हेल्प से, एंड डॉक्टर का भी जो कंसल्टेशन है एंड पेशेंट का कंसल्टेशन, अगर पेशेंट नहीं है उसके बिहाफ पे उनके जो नॉमिनेशंस हैं, नॉमिनेट किए गए पर्सन हैं, नॉमिनीज हैं, सो उनके साथ कोलैबोरेट करके डिस्कस करके ये चीज़ की जाती है। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स लीगल अकाउंटेबिलिटी एंड एक तरह का ट्रांसपेरेंसी रहती है डिसीजन में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर मेन्स। ठीक है, एंड कुछ टर्म्स हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट आर्टिकल ये भी इंडियन एक्सप्रेस से ही है। दिस इज ऑन FTA बिटवीन इंडिया एंड EU। सो यहाँ पे आर्टिकल में कहा गया है दैट नो FTA इफ़ EU इंसिस्ट ऑन ओपनिंग डेयरी बिजनेस। सो इंडिया कह रहा है कि भाई हम तब तक EU के साथ कोई FTA नहीं कर सकते, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं कर सकते, जब तक ये मतलब डेयरी बिजनेस को अगर बीच में लाने की बात कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे FTA। ठीक है, अब ये देख लेते हैं पहले कि हमारा ये इशू क्या है। सो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का FTA जो है, जिसको ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट भी कहा जाता है, 2007 से ये नेगोशिएट हो रहा है, बट अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ वेरियस आउटस्टैंडिंग इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड EU। फर्स्ट है कि मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स। तो इशू इंडिया की तरफ से क्या इशू है कि भाई EU के पास कोई कॉमन वर्किंग वीज़ा नहीं है, तो इसकी वजह से इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं वो EU नेशंस के अक्रॉस उनकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होती है। ठीक है, एक ये इशू है मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। सेकेंड इज अबाउट एक्सेस टू EU मार्केट। तो इंडिया का एक और कंसर्न है
कि भाई आप लोग नॉन टैरिफ बैरियर्स इतने ज़्यादा लगा देते हो, जैसे टेक्निकल रेगुलेशंस है, फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, कंफर्मिटी असेसमेंट्स, हमारी सर्विस एक्सपोर्ट्स, सर्विस में तो इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, IT सर्विसेज एंड मेनी अदर सर्विसेज, तो उस पर आप इतने बैरियर्स लगा देते हो। तो इंडिया का एक ये भी इशू है। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू है, क्योंकि EU चाहता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम होना चाहिए, और इंडिया उस चीज़ में जो है वो राज़ी नहीं है, ठीक है। एंड EU जो है ये भी कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर होना चाहिए प्रॉपर इस FTA में, विद स्ट्रॉन्ग लेबर एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस। बट इंडिया उस चीज़ में थोड़ा सा रिलक्टेंट है, बिकॉज इंडिया अभी डेवलपमेंटल, उसको काफ़ी डेवलपिंग नेशन है, तो अभी डेवलपमेंट काफ़ी होगी, ठीक है, तो हम ये चीज़ें नहीं डाल सकते अपने FTA में। देन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, अब EU चाहते हैं कि भाई एक इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी होना चाहिए इस पर्टिकुलर FTA में, जो कि इंडिया के लॉज के साथ कंपैटिबल नहीं है, बिकॉज इंडिया जो है वो नहीं चाहता कि गवर्नमेंट, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के सामने उनको चैलेंज किया जा सके। बट इससे क्या होगा, अगर ये डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इस्टेब्लिश होता है तो EU इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में घसीट सकते हैं, ठीक है, उनको वहाँ पे ला सकते हैं। देन नेक्स्ट इज लीगल प्रैक्टिसेस। सो EU चाहते हैं कि इंडिया अपनी अकाउंटेंसी एंड लीगल सर्विसेज को भी लिबरलाइज कर दे, ताकि जो यूरोपियन पीपल हैं वो भी आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सके। अगर फॉरेन लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, वो भी इंडिया में प्रैक्टिस कर सके, बट इंडिया नहीं अलाउ करता है, ठीक है। देन इंडिया जो है वो चाहते हैं कि हमारी डेयरी इंडस्ट्री जो है वो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रहनी चाहिए, बट EU जो है वो बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि अपनी डेयरी सेक्टर जो है वो खोलो, हमारे लिए ओपन करो। अब देखो, हमको पता है कि डेयरी और एग्रीकल्चर जो है फार्मर से रिलेटेड है, ठीक है, और पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ रहती है यहाँ पे, सो ये टू नो गो एरियाज है इंडिया के लिए। इंडिया इनमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, ठीक है, इनको लिबरलाइज नहीं करता, बिकॉज हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए काफ़ी एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, एंड पॉलिटिकली भी थोड़ा सेंसिटिव है ये इशू, तो गवर्नमेंट इस ऑफर को रिफ्यूज़ करती है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस इशू। अब नेक्स्ट आर्टिकल है 21st लाइफ स्टॉक सेंसस, ये द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों में ही आया था, सो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। So 21st livestock census in India, it will be conducted from October 2024 to February 2025 by Department of Animal Husbandry and Fisheries. So इसमें 219 इंडिजीनियस ब्रीड्स ऑफ 16 स्पीशीज़ उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। लाइफ स्टॉक को पूरा जो है उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा, डिफरेंट ब्रीड्स का, डिफरेंट स्पीशीज़ का, एंड बजट जो है वो 200 करोड़ का बजट है इसका। अराउंड 1 लाख फील्ड ऑफिशियल्स इसमें काम कर रहे होंगे, मोस्टली वेटरिनेरियंस एंड पैरा वेटरिनेरियंस, एंड इट विल बी कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विद स्टेट और UT एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। देन लाइफ स्टॉक सेंसस जो है हर 5 साल में होता है सिंस 1919। तो सबसे पहला सेंसस जो है लाइफ स्टॉक सेंसस 1919 में हुआ था, एंड तब से हर 5 साल में ये होता है। लाइफ स्टॉक की ही डेवलपमेंट के लिए नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन लाया गया था 2014-15 में। इसमें 3 सबमिशंस थे: ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री, फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट एंड इनोवेशन एंड एक्सटेंशन। ब्रीड पे काम करेंगे, फीड एंड फॉडर पे एंड इनोवेशन पे। देन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, इन्होंने एक पैंडमिक फंड प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था $25 मिलियन का, टू स्ट्रेंथन एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी फॉर पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। सो ये भी थोड़ा सा आइडियाज़ का होना चाहिए। नाउ लेट्स सी सम मिसलेनियस आर्टिकल्स, जो कि छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, तो वो हम न्यूज़पेपर से ही कवर कर लेंगे। सो फर्स्ट इज ISRO DBT, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड ISRO, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है कि हम स्पेस स्टेशन जो है वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे। सो यहाँ पे बात हो रही है इंडियन स्पेस स्टेशन की, जो 2028 टू 2035 के बीच में जो है वो प्रॉपर अपनी शेप ले लेगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसको कहा जा रहा है, इंडिया का प्रपोज्ड इंडिजिनियस स्पेस स्टेशन, ठीक है। यहीं पे मेंशन किया है गगनयान मिशन का, तो ये क्लैरिटी इसमें थोड़ी कम होगी, बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। गगनयान मिशन है, ये इंडिया का पहला क्रूड मिशन होगा। क्रूड मिशन मीन्स
जो ह्यूमंस को स्पेस में लेके जाएगा, गगनयान मिशन। एंड ये लॉन्च हो सकता है 2025-26 के बीच में, ठीक है। एंड उसके पहले हम 3 अनक्रूड टेस्ट मिशंस करेंगे, ठीक है। बिना क्रू के 3 मिशन हम भेजेंगे, उसके बाद हम 2025-26 में गगनयान मिशन लॉन्च करेंगे। इसी में एक और ये टर्म है बायो-E3। बायो-E3। सो व्हाट इज दिस? दिस इज बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, ठीक है। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की ही पॉलिसी थी, बायो-E3। सो ये कहीं कोट करने के लिए काम आ सकता है मेंस में, ठीक है, कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें क्या है, बायो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में स्टिमुलेट की जाएगी। एंड दैट्स इट। हाँ, इसमें एक डेटा है, डेटा यहाँ पे मेंशन किया है कि हमारी जो बायो इकोनॉमी है, बायो इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये डीबीटी का डेटा है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। ये कहते हैं कि बायो इकोनॉमी इंडिया की इट वुड बी वर्थ 300 बिलियन US डॉलर्स बाय 2030, ठीक है। तो कहीं मेंस में कोट करने के लिए काम आ सकता है। नाउ नेक्स्ट एक टर्म थी सेमाग्लूटाइड। सेमाग्लूटाइड अगर कहीं एमसीक्यू में आता है, यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स में, तो सेमाग्लूटाइड एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है इन दी पॉपुलर ब्लड शुगर कंट्रोल। तो ब्लड शुगर कंट्रोल की जो भी ड्रग्स होती हैं या वेट लॉस की जो ड्रग्स होती हैं, जैसे कि ये कुछ ड्रग्स के नाम हैं, आप देख सकते हैं, इनमें सेमाग्लूटाइड एक इम्पॉर्टेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। एंड ये अभी साइंटिस्ट ने कहा है, जो भी रिसर्चर्स हैं उन्होंने कहा है कि ये रिस्क ऑफ एल्जाइमर डिजीज़ भी कम कर सकती है। एल्जाइमर डिजीज़ क्या होती है? ये हमने अपनी लास्ट जो साइंस एंड टेक की वीडियो में करंट अफेयर्स रिवाइज किया था, उसमें भी हमने डिस्कस किया था। अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट ये आर्टिकल हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। दिस एंगेजमेंट स्टार्ट्स एट 2 पॉइंट्स अलोंग LAC इन लद्दाख, ठीक है। तो ये जो ब्रिक्स की मीटिंग हो रही थी, ब्रिक्स का कौन सा समिट है ये, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में ये हमने प्रॉपर डिस्कशन की है इसकी, ठीक है। सो ब्रिक्स के पूरा A to Z उसके स्टार्टिंग पार्ट हमने डिस्कस किया है। तो ये आप बताओ कि कौन सा सेशन है ये ब्रिक्स का जो अभी हुआ था। उसी के साइडलाइंस पे इंडिया एंड चाइना की मीटिंग्स हुई थी। एंड लद्दाख में जो 2 पॉइंट्स देप्सांग एंड देमचोक पे अपना LAC पे फेस ऑफ हो रखा था फोर्सेस का, ट्रूप्स का, तो उसमें डिसएंगेजमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लोकेशंस भी देखी थी कल, दोबारा देख लेते हैं। वी हैव, ये आपका लद्दाख का पार्ट है ना, ये लद्दाख हो गया। यहाँ पे दौलत बेग ओल्दी है, देन यहाँ पे है आपके देप्सांग प्लेन्स, हॉट स्प्रिंग्स है, गलवान वैली है, ठीक है। पेंगोंगसो लेक भी यहाँ पे है लद्दाख में। और ये आपका देमचोक, साउथ में देमचोक आता है और बिल्कुल नॉर्थ में यहाँ पे देप्सांग प्लेन्स आते हैं, ठीक है। देप्सांग प्लेन्स नॉर्थ में है, देमचोक जो है वो साउथ में है, ये लोकेशन याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकेशन देख लो। ऑस्ट्रेलिया का एक नेशनल पार्क न्यूज़ में था, कोजिस्को नेशनल पार्क। तो अगर पूछा जाता है ये कोजिस्को नेशनल पार्क कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एक इंडेक्स का जिक्र हुआ था, बायोडाइवर्सिटी इंटैक्टनेस इंडेक्स, बायोडाइवर्सिटी इंटैक्टनेस इंडेक्स, ठीक है, BII। ये क्या एस्टिमेट करता है? इट एस्टिमेट्स हाउ मच ऑफ अ रीजन्स नेचुरल बायोडाइवर्सिटी इज स्टिल लेफ्ट ऑन एवरेज। तो किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में कितनी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी अभी भी बची है ऑन एवरेज, ये चीज़ बताता है बायोडाइवर्सिटी इंटैक्टनेस इंडेक्स, ठीक है। तो कितनी बायोडाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर रीजन में अभी भी इंटैक्ट है, वो चीज़ बताता है। एंड इंडेक्स जो है ये डिक्रीज हुआ है बाय 1.88 परसेंटेज पॉइंट्स ग्लोबली बिटवीन 2000 टू 2020। तो लास्ट 2 डिकेड्स में 1.88 परसेंटेज पॉइंट्स का डिक्रीज देखने को मिला है इस इंडेक्स में, ठीक है। तो मतलब बायोडाइवर्सिटी की इंटैक्टनेस कम हुई है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। देन यहाँ पे एक आर्टिकल था दैट गवर्नमेंट हैज़ डबल्ड द लोन लिमिट अंडर मुद्रा योजना टू 20 लाख।
ठीक है, 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दी है। तो ये यूनियन बजट 2024-2025 में हुआ था, ठीक है। और ये किस कैटेगरी में हुआ था? तरुण कैटेगरी में। तरुण कैटेगरी का जो लोन है इसमें क्या है, नॉर्मली तरुण कैटेगरी, ये अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलो पहले हम बेसिक्स ही कवर कर लेते हैं इसके, ठीक है, देन आर्टिकल डिस्कस करते हैं। सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? ये 2015 में लॉन्च हुई थी फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू 10 लाख टू नॉन कॉरपोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ये याद रखना है, नॉन कॉरपोरेट एंड नॉन फार्म, एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही होना चाहिए एंड कॉरपोरेट के रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है उनको नहीं दिया जाएगा। फंडिंग प्रोविजन क्या है? पर मुद्रा जो है वो उसकी फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। तो नाम में ही है भाई, माइक्रो यूनिट्स को हमने प्रमोट करना है, माइक्रो यूनिट्स को लोन देना है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये, सेटअप बाय गवर्नमेंट। ये फंडिंग देता है टू नॉन कॉरपोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर। ये फोकस करता है माइक्रो यूनिट्स पे, स्मॉल बिजनेस सेक्टर्स पे, थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, NBFCs एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। याद रखना, ये डायरेक्टली माइक्रो एंटरप्राइजेस को एंड एंटरप्रेन्योर्स को लोन नहीं देता है, ये बैंक्स को और NBFCs, MFIs इनको लोन देता है। फर्दर ये आगे लोन जो है वो देते हैं, ठीक है। 3 प्रोडक्ट होते हैं इसमें। वी हैव शिशु, किशोर एंड तरुण, ठीक है, एज पर दी स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड फंडिंग नीड्स। तो शिशु जो है छोटा है, किशोर थोड़ा सा बड़ा एंड तरुण जो है वो एडल्ट लगा लो आप, ठीक है। शिशु में 50,000 तक के लोन मिलते हैं, किशोर में 50,000 से लेके 5 लाख तक के लोन मिलेंगे एंड तरुण कैटेगरी में 5 लाख से लेके 10 लाख तक के लोन मिलेंगे, जिसको अब कहा कि 20 लाख तक आप लोन ले सकते हो, बट इसकी एक कंडीशन है जो हम आगे पढ़ेंगे। एंड ये जो लोन्स होते हैं ये कोलैटरल फ्री लोन्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब ये जो बात की थी कि भाई तरुण कैटेगरी में 20 लाख लोन दिया जा सकता है, तो ये सिर्फ उन्हीं एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाएगा जिन्होंने पहले 10 लाख तक का लोन लेके जो है अवेल करके उसको सक्सेसफुली रीपे कर दिया है प्रीवियस लोन्स को, तो उन्हीं को 20 लाख तक का जो है और मतलब लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है, ये मनरेगा के बारे में एक आर्टिकल था, तो हमने बस देखना है कि मनरेगा ये क्या है। दिस इज़ द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे। सो मनरेगा, दिस इज़ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्क गारंटी प्रोग्राम है, 2005 में ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। प्राइमरी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई 100 डेज का गारंटी देना है, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है इन ईच फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड। कोई भी रूरल हाउस होल्ड, कोई भी इसका क्राइटेरिया नहीं है, एज वाइज क्राइटेरिया नहीं है, पर फैमिली कितने मेंबर्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। आपकी फैमिली में कोई भी एडल्ट मेंबर हर साल 100 दिन तक का अनस्किल्ड मैनुअल वर्क ले सकता है इसमें, ठीक है। बट ये रूरल हाउस होल्ड्स के लिए है, याद रखना है। इट इज़ अ काइंड ऑफ लीगल राइट टू वर्क, मतलब लॉ के थ्रू मनरेगा जो है एक्ट के थ्रू आपको एक लीगल राइट टू वर्क दे दिया है, ठीक है। इस एक्ट का नाम क्या है ये भी ध्यान में रखें। दिस इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो एक्ट के थ्रू है, 2005 का एक्ट था ये मनरेगा एक्ट, इसके थ्रू आपको एक लीगल राइट टू वर्क ही दे दिया गया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, क्लियर? ओके, then at least 1/3 of the beneficiaries they have to be women एंड वेजेस जो है वो अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस आपको देनी पड़ेंगी एज पर दी मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ लीगली बैक्ड गारंटी है, ठीक है, ये हमने देख लिया। एंड आपको विद इन 15, आपने जैसे डिमांड किया वर्क, आपको विद इन 15 डेज वो वर्क मिलेगा। एंड इन केस अगर आपको 15 दिन के अंदर अंदर काम नहीं मिलता है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। इसमें ग्राम सभा का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो रेकमेंड कर सकते हैं वर्क्स एंड एटलीस्ट 50% ऑफ वर्क्स जो है वो ग्राम सभा ही एग्जीक्यूट करेंगे। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर टुडे। तो क्या क्या पढ़ा आज हमने? वी स्टडीड अबाउट मनरेगा इन डिटेल, देन वी स्टडीड अबाउट मुद्रा स्कीम, दैट टू इन डिटेल। उसके बाद हमने कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं जो कि इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। Then we studied about the 21st livestock census.
about Indian European Union FTA, which is also called as Broad Based Trade and Investment Agreement. और हमने सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है राइट टू डाई विद डिग्निटी, जिसमें हमने यूथेनेशिया, लिविंग विल, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स एंड जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई हैं फॉर विदड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट, ये हमने चीज़ें पढ़ी. सो आई होप यू लाइक दिस सेशन. और अगर ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रह रहे हैं, यूज़फुल हैं, तो प्लीज़ डू शेयर विद अदर एस्पिरेंट्स एज वेल. और दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू.